हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल स्टडी पार्टनर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का टॉपिक, जिसका नाम होने वाला है पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन। ये एक प्रश्नमाला संख्या 12वीं है, क्योंकि जो लास्ट ईयर थी वो 13 एक्सरसाइज नंबर थी ये, बट इस बार एक एक्सरसाइज कट कर दी है आरबीएससी के सिलेबस में, तो ये इस बार एक्सरसाइज होगी 12.1, 2 और 3। तो हम आज पढ़ने वाले प्रश्नमाला 12.1 के क्वेश्चंस, और हम देखेंगे इन क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट लगा के क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या इसका हमें उत्तर निकालना, और पूरे चित्र को समझ के हम आंसर निकालने की ट्राई करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न का मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो क्वेश्चन होगा पूरा प्रश्न पे रिलेटेड होगा, तो हमें प्रश्न को देख के क्वेश्चन का आंसर निकालना। इसलिए मैं क्या करूंगा, बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ आएगा, और जब हम एक क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद में वापस से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख के वापस से हम ऑन कर देंगे, ताकि आपको क्वेश्चन लिखने में वो जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने कल, इससे पहले जो एक आज का जो वीडियो आया है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि सूत्र कैसे निकालते हैं, सूत्र याद करने का तरीका क्या होता है, सूत्र वाला जो पूरा वीडियो था। आज हम इसी पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपका क्वेश्चन है इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कॉन्सेप्ट लगने के बाद इसका सूत्र अप्लाई करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए इसका हल शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं? हल। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है दो घन, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, जैसे रूबिक्स क्यूब देखा ना आपने, वैसे। तो दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो घन है यानी दो क्यूब है। अब हमें नहीं पता था बराबर है या नहीं, पर अगले ने क्या कह दिया, प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी अब वो घन क्या होंगे? बराबर होंगे। पहले हम मान रहे थे घन बराबर है या नहीं, पता नहीं था, पर अगले ने क्या कह दिया, दोनों का आयतन सेम है, 64 सेंटीमीटर क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों घन क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। ठीक है, आगे के संलग्न फलकों से मिलकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दो घन है, सीधी सीधी बात है, एक रूबिक क्यूब दूसरा रूबिक क्यूब, दोनों को पास में रख दिया तो वो आकृति क्या बन गई? घनाभ बन गई। क्या बन गई? घनाभ। हमें उस घनाभ का या क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उस आकृति को बनाने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे एक घन। क्या लेंगे? एक घन। ये मैंने लिया घन, मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये अच्छे से हम ट्राई करते हैं बनाने की। ये क्या आपके सामने घन है? ऐसा कैसा एक घन और है जो इसके नीचे लगा दिया, मान लो यहीं पे। थोड़ा सही तो नहीं बना, बट देख लेना, बराबर सा नहीं दिख रहा है ये। इसको थोड़ा सा है ना हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया। अब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? भाई एक घन था, उसके नीचे एक घन हमने और लगा दिया। ठीक है, वैसा वैसा ही घन हमने लगा दिया। अब ये जो पूरी आकृति बन गई है, क्या बन गई? घना बन गई ना। इसमें देखो दो साइड ये और ये तो बराबर है, पर ये वाली बराबर नहीं है, और ये दोनों है क्या? आपके घन है। तो इसको हम देखो नाम देते हैं। नाम क्या देते हैं? देखो घन। पहले अगर ये घन था तो इसकी भुजा ये थी ए, ये इतनी भी क्या थी? ए। और इतनी भी क्या थी? सॉरी, ए। ठीक है, नीचे वाला घन था, ये दोनों बराबर है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। क्या कर रहे हैं? देखो ये घन है, घन मैंने रखा, उसकी सारी भुजाएं कितनी है? ए, ए और ए मान लिया, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। वैसा का वैसा ही घन सेम नीचे मैंने चिपकाया, तो इसकी भी ये ए होगी, ये ए होगी, ये ए होगी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अगर हमें ये भुजा मिल जाए तो हम आगे सारा कुछ काम कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे समझना, क्योंकि अगर ये घनाभ बनेगा तो घनाभ की ये तो भुजा होगी ए, ये भुजा होगी ए, पर ये भुजा कितनी हो जाएगी बताना तो? ए और ए जुड़ के 2 है। आया क्या समझ में? बस इतना ही क्वेश्चन है आपका। हमें क्या निकालना है? बस ये ए का मान निकल जाएगा ना, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर से समझिएगा कि दो घन है। कितने घन है? दो घन है, तो एक घन ऊपर लिख दिया, एक घन। घन का मतलब जो एकदम चौकोर आकृति हो ना, एकदम डब्बा रूबिक क्यूब के जैसा, उसको रखा, उसके नीचे एक घन और चिपका दिया। अब ये दोनों घन मिलकर क्या बना रहे हैं? घनाभ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? घनाभ। अब ये जो घनाभ है ना आपका, ये जो घनाभ है ना आपका, इस घनाभ का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और घनाभ का क्षेत्रफल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर घनाभ का आयतन पूछते ना तो एकदम इजी हो जाता। मान लो कि इस गिलास में पानी है, ऐसे ऐसे एक गिलास और लो, उसमें पानी है। अब हम दोनों गिलास को जोड़े, उसका पानी कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं, एक गिलास के पानी दूसरे गिलास के पानी को जोड़ देते हैं, आयतन में तो वही आता है, पर क्षेत्रफल अलग अलग हो जाता है ना। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि जो बीच वाले जो फलक है, घन का नीचे वाला, इस नीचे वाले का ऊपर वाला, वो तो बीच में आ गया, उसको तो हम टच ही नहीं कर पाएंगे। और जिस एरिया को टच करते हैं वही आपका क्षेत्रफल होता है। जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं वही क्या होता है? क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल बताओ। इसका क्षेत्रफल अभी इतने भाग को टच कर सकते हैं, अब ओपन करेंगे तो क्षेत्रफल अंदर वाला भी आएगा, इसको क्लोज करेंगे तो अंदर वाला नहीं आएगा। तो क्षेत्रफल टच वाला ही भाग होता है, और टच वाले भाग के लिए हमें ये साइड्स चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? साइड्स। अब देखना ध्यान से,
ये ए है क्योंकि घन की भुजा और घनाभ की एक ऊपर वाली भुजा बराबर है, ये एक और है ए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। पर अब इसे अगर घनाभ को देखें तो पूरी भुजा लेनी पड़ेगी, ये ऊपर वाली ए और नीचे वाली ए मिलके क्या बन गई 2a, क्या बन गई 2a। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन आया समझ में? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस घन की क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। घन की भुजा निकालने के बाद इसमें मान रखेंगे और फिर घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 नंबर देके जाएगा पूरे पूरे, बस क्वेश्चन को समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या करना है हमें, बस ए का मान निकालना है और ए का मान निकाल के घनाभ को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की ट्राई करते हैं। हल में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखो सबसे पहले दिया गया है घन का आयतन, क्या दिया हुआ है, घन का आयतन कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कोई डाउट है क्या? ठीक है, घन का आयतन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, तो और तो कुछ नहीं दिया हुआ, और ये दिया हुआ है दो घन जुड़ के क्या मिल रहे हैं, घनाभ मिल रहा है, क्या बना रहा है घनाभ, तो ये हमें थोड़ा सा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लगाएंगे प्रश्नानुसार, क्या लगाएंगे, प्रश्नानुसार। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना है, अब हम लगाएंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ पे अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्नानुसार, तो सबसे पहले प्रश्नानुसार में हमें मानना पड़ेगा, माना, क्या माना मैंने कि घन की भुजा है वो ए है, कितनी है ए, तो माना घन की भुजा, क्या माना मैंने, घन की भुजा कितनी होगी ए सेंटीमीटर मान लो, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब तो ए सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो हमें दे क्या रखा है, घन का आयतन दे रखा है, घन के आयतन से भुजा निकालनी है। तो हम जानते हैं क्या कि चूंकि घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो देखो घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है ना, उसका सूत्र होता है आपका ए क्यूब या भुजा क्यूब, जितनी भुजा है उतना क्या आ जाएगा क्यूब। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब लगाओ, इसलिए घन का आयतन कितना देगा, घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, कितना देगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर भुजा क्यूब लिखेंगे बराबर, तो यहाँ पे मैंने लिखा भुजा क्यूब। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? फिर से देखो, घन का आयतन दिया हुआ था 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, हमने घन की भुजा मानी ए, तो हमने क्या रख दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर ए क्यूब। कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है दोनों तरफ घात होती है तो घात तो कटती है आपके अकॉर्डिंग, तो ये पर इस सेंटीमीटर की क्यूब है, यहाँ पे भुजा क्यूब है, इस 64 को क्यूब के रूप में लिखने की ट्राई करते हैं। तो 64 को क्यूब के रूप में कैसे निकल सकते हैं, 64 किसका क्यूब होता है भाई, 2 का क्यूब होता है। देखो सबसे पहले 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, कितना होता है 64। तो हम इस 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब, कितना लिख सकते हैं 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब ए क्यूब। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? या ए क्यूब बराबर में क्या लिख सकता हूँ 4 सेंटीमीटर इसका होल क्यूब। हम जानते भी 4 का क्यूब अलग है, सेंटीमीटर क्यूब गुणा में, तो दोनों का होल क्यूब हो गया। इधर 3 दिख रहा है, इधर 3 दिख रहा है, काट दूं, 3 से 3 मैंने काट दिया, तो भुजा कितनी निकल के आई 4 सेंटीमीटर। तो भुजा ए कितनी निकल के आई 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये लो हमने भुजा निकाल ली 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट है क्या? नहीं है। ये लो आपका यहाँ तक क्वेश्चन हुआ, कोई दिक्कत भी नहीं है। हमने क्या किया, घन को माना, आयतन एक ये आया, फिर हमने घन की भुजा निकाली, 4 सेंटीमीटर क्यूब आया, यहाँ पे इसको हमने छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब समझना अब क्या करने वाले, अब हम निकालने वाले हैं घनाभ का क्षेत्रफल। क्या निकालने वाले, घनाभ का क्षेत्रफल। तो अब देखो, अब घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल, थोड़ा सा इसको देखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई लेंगे। तो घनाभ में क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए होती लंबाई, तो लंबाई कितनी है, तो माना लंबाई ये वाली ले लेते हैं हम, ये लंबाई ले लेते हैं, लंबाई वो ले लो। तो लंबाई कितनी देर की घनाभ की ए, ये लंबाई है घनाभ की ए,
चौड़ाई कितनी दे रखी है घनाभ की, वो भी ए होगी, ये भी चौड़ाई कितनी है, ए है। ऊंचाई कितनी है घनाभ की, घनाभ की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, 2a, कितनी है, 2a। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। लंबाई a, चौड़ाई a, ऊंचाई कितनी है, 2a। अब इनके मान रख दो, a के, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ a के मान, यहाँ पे सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ मैं। लंबाई a है तो a का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे चौड़ाई है, वो भी कितनी है, a, तो उसका भी मान कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 2a, तो 2 गुणा a कितना है, 4, 8 सेंटीमीटर। तो लंबाई आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो क्या अब हम घन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, घनाभ का? अब आप कहोगे हाँ, घनाभ का क्षेत्रफल अब हम निकाल सकते हैं। देखो हमने क्या किया, क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो घन है, तो दो घन ले लिए, एक और ये एक, दो घन ले लिए, उनको चिपका दिया। क्यों? क्योंकि अगले ने कहा दो घन है और दोनों घन मिलके एक क्या बना रहे, घनाभ बना रहे, और दोनों घन का जो क्षेत्र आयतन है वो अलग अलग 64 और 64 है। कितना है, 64 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर। अगर हमें इस क्वेश्चन में आयतन पूछता घनाभ का, तो कुछ ही नहीं करते, 64 और 64 को जोड़ देते, 128 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाता। पर हमें पूछा इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालें, कितना भाग टच होता है। अब क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इन दोनों घन से जो घनाभ बना है उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। घनाभ के क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए होती है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसे निकाले, लंबाई a है, चौड़ाई a है, ऊंचाई कितनी है, 2 है। तो अभी निकाले कैसे, उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, a। तो मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, घन का क्या लिया, भुजा निकालने के लिए घन का आयतन निकाला। क्या निकाला, घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। मैंने कुछ नहीं किया, घन के आयतन का मान यहाँ पे रख दिया, भुजा क्यूब के बराबर रख दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको क्यूब के रूप में बदलना है। तो 64 किसका क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 4 का। तो मैंने लिख दिया 64 को 4 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब बराबर a। क्यूब से क्यूब मैंने काट दिया, a का मान कितना आया, 4 सेंटीमीटर। अब मेरे को अभिजीत ये बताएगा कि ये a है, a का मान कितना आया, 4 सेंटीमीटर, तो इसका मान कितना होगा, इस a का 4, इसका ये 2a है तो इसका मान कितना होगा, 8। कैसे होगा, 2 गुणा a, तो 2 गुणा 4 कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। तो हमने यही निकाला, अगर आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी आ गई, 4, 4 और 8। तो अब हम यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ एक बार, जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो ऐसे ले लें, इसको एक बार मिटा देता हूँ। लिख तो मैं नीचे भी सकता हूँ, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे से लिखेंगे, बट एक बार इसको यहाँ से मिटाता हूँ थोड़ा सा। अब हमें क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई दिख गई, चौड़ाई दिख गई, लंबाई। तो अब हम क्या निकालेंगे, घन का, सॉरी, घनाभ का क्षेत्रफल। तो चूंकि घनाभ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताओ, तो देखो घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई गुणा ऊंचाई लंबाई। अब इनके मान रख दो, इसलिए घनाभ का क्षेत्रफल क्या आएगा भाई, घनाभ का क्षेत्रफल 2, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 2 गुणा लंबाई कितनी है, 4, गुणा चौड़ाई कितनी है, 4, प्लस चौड़ाई कितनी है, 4, गुणा ऊंचाई कितनी है, 8, प्लस ऊंचाई कितनी है, 8, गुणा चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 4। ठीक है, अब इसको करते हैं, 2 गुणा 4 गुणा 4 16, 8 गुणा 4 32, 8 गुणा 4 32। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। तो ये क्या बना आपका, ये बना 2 गुणा 16, सॉरी 32 और 32 64, 64 और 16 कितना होता है, 80। कितना होता है, 80। तो यहाँ पे रख देंगे हम 80। तो इससे मान कितना निकल के आया, 160। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट हो गया, तो हमने क्या निकाल लिया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका घनाभ का आयतन है, क्षेत्रफल है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः घनाभ का क्षेत्रफल कितना होगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो आपका क्वेश्चन, इतना ही था। कोई डाउट है क्या, फिर से समझा देता हूँ मैंने क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप लिए और कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस बार में आज तक बोर्ड को यूज भी करेंगे पूरा। देखो
क्वेश्चन सिंपल था। क्वेश्चन में ये था कि दो घन है, तो दो घन है तो आपको ये पता चलेगा घन कितने, दो तो दो बना देते हैं। पर अगले ने कुछ कहा है तो उसको देखो, दो घन है जिनका आयतन दे रखा प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, कितना दे रखा है 64 और 64। तो हमने दो घन बना दिए, फिर उनको कहा मिलाकर, फलकों को मिलाकर एक ठोस। मिलाकर क्या मतलब, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला मिला के दिया, एक क्या बन गया, ठोस बन गया। ये ठोस क्या करती है, कैसी है, घनाभ आकृति है। कैसी है, घनाभ आकृति। इस ठोस क्या करती है, घनाभ आकृति है, तो उन्होंने क्या किया, इसको घनाभ बना दिया। अब का इस घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो सोच के देखो, ये तो घन की भुजा वही घनाभ की ये भुजा होगी, ये भी घन की घनाभ की ये होगी, पर ये जो घनाभ की ऊंचाई है ये घन की ऊंचाई के दो गुना है, क्योंकि देखो एक घन और एक घन कितने हो गए, दो। तो अब दो घन की भुजा कितनी है, ए और ए कितना हो गया, दो है, तो ऊंचाई कितनी होगी, 2 है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, इस घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगी, घनाभ की भुजा ए, ए और 2a। तो इस ए को निकालने के लिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस आयतन का इतने का यूज करेंगे। तो हमें क्या दे देगा, घन का आयतन। क्या दे देगा, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। तो घन का आयतन लिख दिया बराबर भुजा क्यूब ले लिया। अब ये भुजा है ए क्यूब, ए क्यूब को रखा 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका क्यूब लिख सकता हूँ, 64 को 4 का क्यूब। किसका लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब। तो 64 को लिखा 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब बराबर भुजा क्यूब। क्यूब से क्यूब क्यूब काट दिया, ए का मान आया 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका उत्तर हो गया 4 सेंटीमीटर। ये ए का मान यहाँ पे रख दो, ये 4 ये 4, 2 गुणा ए, 2 गुणा 4 कितना होता है भाई, 8। कितना होता है, 8। तो 4 भुजा आ गई, 3 भुजा आ गई, 4 4 और 8। ये होता है घनाभ का क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो मैंने कुछ नहीं किया, घनाभ का क्षेत्रफल 2 का 2 पड़ा है, गुणा लंबाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 4, गुणा करा दिया, प्लस का प्लस, चौड़ाई कितनी है 4, ऊंचाई कितनी है 8, गुणा करा दिया, प्लस का प्लस, ऊंचाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 4, क्या करवा दिया, गुणा, लंबाई है 4। अब इनको अंदर गुणा करें, 2 गुणा 4 गुणा 4 16, 8 गुणा 4 32, 8 गुणा 4 32, जोड़ा 2 गुणा से कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा घनाभ का क्षेत्रफल। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है, पूरा समझ में आया, ठीक है। ऑनलाइन वालों को समझ में आया, यूट्यूब वालों को कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर देना तुरंत, ठीक है, ताकि बाद में मैं देख के इसमें कोई डाउट रह जाएगा तो आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं एक बार इसको यहाँ से कट करता हूँ वीडियो को। तो ये देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको हमेशा क्वेश्चन समझना है, उत्तर आप ऑटोमेटिक निकालोगे। हमेशा कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को समझ लेंगे, आपका पूरा सब कुछ क्वेश्चन हो जाएगा और आपका लास्ट में आंसर भी आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ध्यान रखनी है, ज्यादा इसमें इस एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन को समझना है, इंटरेस्ट भी आता है क्वेश्चन बनता कैसे। सबसे पहले देखो ये रहा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का। तो देखो पहले अर्धगोला बनाते हैं और खोखला बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ हल, इसकी डायग्राम बनाता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा। एक खोखले अर्धगोले के आकार का मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, वो लगभग खोखला ऐसे कटोरे की तरह है, खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। एक बर्तन है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। इसको ऐसे मान लो, सीधी सीधी बात है, एकदम ऐसे गोल बाउल है आधा, एक अर्धगोले के आकार का, उसके ऊपर एक हमने क्या लगाए, खोखला बेलन। जैसे खोखला बेलन कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे हमने कल बनाया था ना, जैसे कोई भी ये ले क्या काम में ले लेते हैं यहाँ पे, ये लट्टू का ले क्या, ना ये तो सही नहीं रहेगा, एक सेकंड, कुछ भी ले लो, एक पेपर ले लो, मान लो इस पेपर को मैं कैसे कर दूं, ऐसे गोल घुमाऊं तो क्या बन जाता है, एक बेलन बन जाता है लगभग। ये जो बेलन बनता है ना, ये खोखला बेलन है। क्या है, खोखला बेलन। तो एक कटोरी है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन क्या किया हुआ है, अध्यारोपित किया हुआ है। क्या किया हुआ है, अध्यारोपित। तो उसका मतलब ये है कि इसके ऊपर एक बेलन बनाया हुआ है खोखला, कुछ ऐसे रखा हुआ है, खुला है। तो अब एक पूरा बर्तन बन गया। पूरा बर्तन कैसे बना, कैसे अंदर से पेंदा एकदम गोल। समझ लो ये ग्लास है, इस ग्लास को नीचे से कट कर दूं, इसके नीचे कटोरी लगा दो, तो क्या बनेगी आकृति, उस टाइप का है, ठीक है। परख नली देखिए क्या, परख नलियां वो उस टाइप का है, ठीक है। बट ऊपर से वो थोड़ा छोटा ही है, परख नली तो बहुत लंबी होती है, पेंदा छोटा होता है, इसमें पेंदा बड़ा है और वो ऊपर हाइट कम है उसकी। अभी देखो कैसे पता चला। तो एक खोखले बेलन ऊपर अध्यारोपित है, हमने खोखला बेलन ऊपर अध्यारोपित कर दिया, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस अर्धगोले का व्यास कितना है, अब आप मेरे को बताओ। अर्धगोले के ऊपर एजिटीज बेलन रखा हुआ है, तो जो अर्धगोले का व्यास होगा वो का वही किसका व्यास होगा, बेलन का होगा। क्योंकि सोच के देखो, एकदम ये ग्लास है, इसकी जितनी ऐसे ऊंचे व्यास है, इसके ऊपर एकदम एजिटीज वो कागज गोल घुमा के रखूं तो उसका भी उतना ही व्यास आएगा। तो देखो ये बेलन का और अर्धगोले का दोनों का व्यास जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे लिखता हूँ 14।
स्टेबल तो नहीं रहेगा, मान लो एकदम ऐसे, ठीक है। और इधर भी कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। ये कैसे होगा, कोई बता सकता है क्या? क्योंकि एक दूसरे पे अध्यारोपित का मतलब एकदम परफेक्ट रखा हुआ है, तो ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, 7। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास। तो व्यास की आधी त्रिज्या यानी 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। तो ये जो इतनी त्रिज्या हो जाएगी ना, ये केंद्र से यहाँ तक ये जो दूरी होगी ना, ये इतनी दूरी, ये होगी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट हमें इस पात्र की कुल ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पूरी ऊंचाई कितनी, 13 सेंटीमीटर। वही नीचे से ऊपर तक वो कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना है तो बेलन का खोखला है, तो बेलन का लगेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होता है, यहाँ पे फटाफट बताता हूँ, वो होता है 2πr(h). क्या होता है, 2πr(h). आर हमारे पास मिल गई 7, पर एच नहीं मिली, क्योंकि बेलन की ऊंचाई कितनी है वो हमें नहीं पता। कुल ऊंचाई 13 है, बेलन कितना ऊंचा है वो हमें नहीं पता। तो हम पहले क्या निकालेंगे, बेलन की ऊंचाई। मेरे को एक बात बताओ ना, 13 का आधा नहीं करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, आपने कभी कोई पढ़ा है कि कोई भी आपका अर्धगोला हो, मान लो उसका एक केंद्र हो, इससे यहाँ तक मिलाओ, चाहे यहाँ तक मिलाओ, चाहे यहाँ तक मिलाओ, चाहे यहाँ तक, ये सारी क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। और सभी की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। तो चाहे मैं इस यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ तो 7 होगी, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा तो भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। तो इस अर्धगोले की जो ऊंचाई है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब इस बेलन की कितनी होगी, कोई बता सकता है? 6 होगी। वेरी गुड। कैसे हुआ, देखो पूरा ऊंचाई 13 है, उसमें से अर्धगोला कितना ऊंचा है, 7 सेंटीमीटर। तो 13 में से 7 गया तो कितना बचा, 6। तो आपका ये जो बेलन है ये कितना ऊंचा होगा, 6 सेंटी। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चित्र आएगा समझ में? एक है ना अर्धगोला नीचे रखा हुआ है, उसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है खोखला, टोटल ऊंचाई कितनी है, 13। पर हम जानते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की ऊंचाई होती है, तो त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो 13 - 7 कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो हमें मिल गया, बेलन की ऊंचाई मिल गई, हमें ये त्रिज्या मिल गई। तो अब हम निकालेंगे अपना क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन बहुत इजी होता है, सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी मेथड चाहिए होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया क्या, कि बेलन व अर्धगोले का व्यास। जो क्वेश्चन में दिया हो तो पूरा लिखा करो। अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तो बेलन व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हाँ अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो हमें पता है 14 का आधा करते हैं, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, 14/2, 7 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, ये किसकी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। अब बताओ मेरे को, त्रिज्या होगी तथा पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। पात्र की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तो बेलन की ऊंचाई कुछ नहीं होगी, 13 में से इस अर्धगोले की क्या कर देंगे, त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो घटाते हैं, तो वो होगी पात्र की ऊंचाई, पात्र की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले की त्रिज्या तो कितनी होगी, पात्र की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में इतना कुछ दिया हुआ आपको, जब प्रश्न में दिया हुआ पता चल जाएगा ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है वो देखो, हमें ज्ञात करना है इस बेलन, इस पूरे पात्र का आंतरिक क्षेत्रफल। तो पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या है वो हमें पता नहीं है। तो करते हैं प्रश्न को स्टार्ट। तो हम लगाते हैं प्रश्नानुसार। क्या लगाएंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हो गया, तो प्रश्नानुसार। यहां तक कोई डाउट है क्या, मैंने क्या लिखा है क्या?
हमने क्या किया है, हमारे पास ये पात्र है, ये अर्धगोला, इसके ऊपर एक व्यास वाला बेलन है। बेलन और अर्धगोले का व्यास हमें पता है कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालना है इन दोनों का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इस अर्धगोले का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये है, मान लो एक ग्लास है, वो परख नली ले लो, तो उसके अंदर हम कितना उसको टच कर सकते हैं। तो अंदर किस किस को टच कर सकते हैं, एक तो अंदर इस बेलन को टच कर सकते हैं और एक अंदर उस अर्धगोले को कर सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। ना हम साथ में जोड़ देंगे बेलन का क्षेत्रफल और अर्धगोले का क्षेत्रफल, जोड़ेंगे तो कुछ कॉमन भी निकल जाएगा। साथ में जोड़ने वाला काम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप नोट करना, साथ में जोड़ने वाला काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ज्यादा इजी भी रहेगा। तो देखते हैं भाई प्रश्न अनुसार। देखो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है क्या, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा आपके अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस क्या होगा, बेलन का क्षेत्रफल। यहां तक कोई डाउट है क्या, बेलन का कौन सा क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय, क्योंकि खोखला है ना तो कौन सा लगेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां तक कोई डाउट है क्या, बोर्ड में दिख रहा है क्या, पूरा देखना, ठीक है। अब लगाओ पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आ जाएगा पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। मेरे को बताओ अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चूंकि कहाँ पे आगे लिखेंगे हम चूंकि, तो ठीक है। देखो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो कितना होता है, वो होता है 2πr²। कितना होता है, 2πr²। कितना होता है, 2πr²। वो होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2πr²। और बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है 2πr h, होता है ना। अगर हम अलग अलग निकालते तो कैलकुलेशन करनी पड़ती, साथ में निकालेंगे तो कॉमन आ जाएगी बहुत सारी चीजें और फिर इक्वेशन हो जाएगा इजी। देखो फिर से देखना, अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr h, ये होता है ना, ठीक है। तो हम ये होता है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, आगे और सॉल्व करते हैं। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी है वो लिख देंगे 2πrh और 2πr²। इन दोनों में क्या कॉमन है, दो यहाँ पे दो यहाँ पे कॉमन ले लूं, पाई यहाँ पे कॉमन ले लूं, आर इसमें भी कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा आर, यहाँ पे क्या बचेगा एच। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, 2πr r प्लस एच, कोई डाउट है क्या, ओके देन। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो करते हैं इसको। 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है 7। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। अंदर त्रिज्या कितनी दे रखी है 7 प्लस ऊंचाई कितनी दे रखी है 6। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब लगाओ दिमाग, इसका पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो 7 से 7 कट रहा है, काट दिया, तो यहाँ बचा 2 गुणा 22, ब्रैकेट में 7 प्लस 6 कितना होता है 13। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। 2 गुणा 22 कितना होता है 44। कितना होता है 44, गुणा 13 कितना होता है, तो देखो 44 × 13, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 44 × 13, 3 × 4 2, हाथ से लगी 1, 3 × 4 1 13, 1 गुणा 4 4 4 2 7 5, कितना आता है 572। अभी हमने क्या निकाला, क्षेत्रफल निकाला, आयतन निकाला, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए लगता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर यह है आपका उत्तर। कोई डाउट है क्या, ये लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आपको कोई डाउट रहेगा तो इसमें क्लियर करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, फिर से देख लो कि अर्धगोला लिया, क्या लिया अर्धगोला, और उसके ऊपर क्या लगाया मैंने, बेलन। क्या लगाया, बेलन। हमें निकालना इसका क्षेत्रफल, तो हमें क्या चाहिए होता है, अर्धगोले की बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई। तो व्यास दे रखा है अर्धगोले का और बेलन का सेम ही होता है, तो व्यास क्या हो जाएगी त्रिज्या, तो 14 का आधा कर दिया मैंने, 7 वो आगे इसकी त्रिज्या। उसके बाद में फिर हमें क्या दे रखा है, टोटल ऊंचाई 13, टोटल ऊंचाई 13 से हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए केवल बेलन की ऊंचाई। तो 13 में से हमने इसे अर्धगोले की ऊंचाई घटा दी, 13 - 7 कितना हुआ 6। तो ये आ गया आपकी बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, पात्र का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ये रहा। सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, साइड में चुंकी लगा के लिख देना जो सूत्र यूज में किए। तो हमने क्या किया,
अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाला 2πr², बेलन का क्षेत्रफल निकाला 2πrh। इन दोनों को मैंने क्या किया, जोड़ा तो इनमें से देखो कॉमन आ गया 2πr, ब्रैकेट में बच गया r+h। कैलकुलेशन इजी हो जाती है, साथ में जोड़ते तो कैलकुलेशन इजी होती है, और अलग अलग जोड़ते तो कैलकुलेशन इजी मतलब थोड़ी हार्ड हो जाते हैं। दोनों का निकाला, फिर साथ में गुणा भाग किया, आंसर आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगला वाला इजी है, फिर हम आज की क्लास को एंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? नहीं है, पक्का समझ में आया और पूरी भाषा के साथ है, ऐसा क्वेश्चन आप इसको उतार सकते हो। अब मैं इसको मिटा के तुरंत एक नया क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर शंकु के आकार का है, शंकु आकार का खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 है, वो किस पे रखा हुआ है? उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम डायग्राम। तो डायग्राम में कुछ नहीं, पहले अर्धगोला बनाएंगे, वो अभी वाले जैसा अर्धगोला बनाया मैंने। ठीक है, ये अर्धगोला बनाया, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अब इस पे एक शंकु रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? शंकु। तो शंकु रखा हुआ कुछ ऐसा, समथिंग अराउंड एक ऐसा, एक शंकु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? शंकु। वो एक ऐसा है, मतलब नीचे ऐसे गोल पेंदे वाला शंकु वाला खिलौना है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी दे रखी है? कुल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है क्या? नहीं है। ओके, 15.5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना है। इसने कुल ऊंचाई दी है, तो हमें शंकु की ऊंचाई तो पता ही नहीं है। हम जानते हैं जो शंकु का क्षेत्रफल होता है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल, वो होता है πr_l। क्या होता है? उसमें हमें चाहिए होती है तिर्यक ऊंचाई, ये l चाहिए होती है। ये l निकालने के लिए हमें चाहिए होती है ऊंचाई। ऊंचाई तुम्हारे पास है ही नहीं, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे भाई? सोचो, ये अर्धगोले की जितनी त्रिज्या इतनी कितनी है, इतनी यहाँ पे होगी, तो 15.5 में से 3.5 घटा देंगे, तो ये ऊंचाई जो बचेगी वो क्या होगी? शंकु की ऊंचाई। तो 15.5 में से 3.5 घटाओ भाई, तो 5 में से 5 का 0.5 में 2 गया 12, कितना आएंगे? 12। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 12 सेंटी। कोई डाउट है क्या? त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखते हैं दिया गया है, तो हल सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया हुआ है? शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या क्या दी हुई है? शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है। क्या दी हुई है? त्रिज्या कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। ओके, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है? नेक्स्ट में हमें साथ में ये दे रखा है कि खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? कुल ऊंचाई वो कितनी दे रखी है? 15.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, बता सकता है कोई? की ऊंचाई वो कैसे निकाली हमने? तो शंकु की ऊंचाई आएगी कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। तो कुल ऊंचाई कितनी है? 15.5 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5, बचेगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका है शंकु की ऊंचाई। कोई डाउट है क्या? ये क्वेश्चन है। अब हमें निकालना है, ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना होगा? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? शंकु। अर्धगोले की त्रिज्या 3.5, तो शंकु की भी कितनी होगी? 3.5। अब अगले ने ये कहा कि जो अर्धगोला है आपका, ठीक है, उसके ऊपर जो शंकु लगा है, उस पूरे खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.5। हमें क्या चाहिए? शंकु की ऊंचाई। तो हम शंकु की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? 15.5 में से खिलौने अर्धगोले की 3.5 घटा देंगे, तो आपका उत्तर आएगा 12 सेंटीमीटर। ये आई शंकु की ऊंचाई, और ये आ गया आपका क्वेश्चन। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार क्वेश्चन को सोल्व। तो करते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें निकालें खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो वो निकलेगा शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का
क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। अब लगाओ दिमाग, हम जानते हैं, देखो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, खिलौने का क्षेत्रफल। फिर से लिखेंगे खिलौने का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा आपका शंकु का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, ये होता है शंकु का क्षेत्रफल होता है। प्लस इस अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है क्या, नहीं। इसको और अच्छे से लिखें यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, खिलौने का क्षेत्रफल। तो खिलौने का क्षेत्रफल कितना आएगा, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें आर कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा एल प्लस टू आर। क्या बच जाएगा, एल प्लस टू आर। इसको समीकरण नंबर नाम देता हूं एक। क्यों समीकरण दिया मैंने इसको, पहले ये बताता हूं। हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू है ही नहीं, तो इसको नाम देते मैंने समीकरण एक। हम क्या करेंगे, इस एल की वैल्यू निकालेंगे, समीकरण एक में रखेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा, और वही हमें करना है बस। तो एल की ऊंचाई, ये एल क्या होती है पहले ये बताता हूँ। एल होती है जो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना, टेढ़ी वाली लंबाई, इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं, एल। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है एल। एल का सूत्र क्या होता है, तो देखो, चूंकि तिर्यक ऊंचाई या वो जो एल होता है, इसका सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो में, ठीक है। देखो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये निकालें कैसे वो देखना। एल निकालना है, आर त्रिज्या कितनी है अभी, 3.5, तो मैं त्रिज्या रख देता हूँ 3.5, इसका कर दूंगा मैं स्क्वायर। क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर। कोई डाउट है क्या, नहीं है। फिर ऊंचाई कितनी है, एच। एच का मान कितना है आपका 12, तो 12 का 12, इसका कर दूंगा स्क्वायर। हाँ, बस एल निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें एल का मान रख दूंगा। और एल का सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है 3.5, एच कितना है 12, तो 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25। कितना होता है 12.25, गुणा कर लेना 3.5 को 3.5 से। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। कितना होता है 144। तो एल का मान निकालना है, तो जोड़ो इसको, 144 और 12.5 जुड़ के होंगे 156.25। कितने होंगे 156.25। अब इसका अंडर रूट सोल्व करना है। इसको अंडर रूट सोल्व करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे तरीके करोगे। हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट सोल्व करने के लिए ऊपर से पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे जीरो लगते हैं एक के आगे, तो मैंने 2 जीरो लगा दी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, ठीक है। अब अलग अलग अंडर रूट सोल्व करेंगे। 156.25 इसका अंडर रूट कितना होता है, तो 156.25 इसका अंडर रूट आता है 125। कितना आता है 125, ठीक है। और 100 का अंडर रूट कितना आता है 10। कितना आता है 10। अब 10 का भाग दो 125 में, कितना आता है 12.5 सेंटीमीटर। तो एल का मान कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, है क्या। मैंने कुछ ही नहीं किया, इसमें मान रखा, सॉल्व किया, या 156.25, पॉइंट हटाया, नीचे लग गया 100। 156.25 इसका निकालो तो 125 आया, 100 का हो गया अंडर रूट 10, इसका भाग दिया तो 12.5। कितना आया 12.5। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब मेरे को फटाफट क्या करना है, इस एल का मान रखना है इस समीकरण एक में। तो मैं छोटा सा काम करता हूँ, ऊपर से मिटा देता हूँ, दिया गया है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में अभी तक हम लाइन से चले हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना था, तो मैंने क्या किया, शंकु के क्षेत्रफल और अर्धगोले के क्षेत्रफल को जोड़ दिया। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन आया, पाई आर एल प्लस 2 आर बच गया। एल का मान निकालने के लिए मैंने इतना लफड़ा किया। एल का मान कितना है आपके 12.5। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से थोड़ा मिटा के आपको लिख के देता हूँ, यहाँ से जितना हो सके इतने में हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम लिखते हैं, एल का मान समीकरण एक में रखने पर, किस में रखने पर, एक में रखने पर। तो एल का मान समीकरण एक में रखो, देखा नहीं कैसे आएगा। तो एल का मान ये रहा 12.5, ये रही समीकरण एक। तो देखो समीकरण एक क्या थी, खिलौने का क्षेत्रफल ये था, खिलौने का पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल ये था। तो देखो ये आया मान पाई आर। एल का मान कितना है 12.5 में रख देता हूँ 12.5 प्लस 2 आर का 2 आर। अब रखता हूँ मान, पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 3.5। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। 12.5 का 12.5 प्लस 2 गुणा आर का मान कितना है 3.5। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 7 से 3.5 करता है 0.5 बार। कितनी बार करता है 0.5 बार। ब्रैकेट में 12.5 का 12.5
प्लस 2 गुणा 3.5, तो 2 को जब 3.5 से गुणा करते हैं कितना आता है, 7 आता है। कितना आता है, 7 आता है। अब देखो इसको और सही से कर लो यहाँ पे, तो खिलौने का जो क्षेत्रफल आ रहा है, क्या आ रहा है, खिलौने का क्षेत्रफल, वो निकालो यहाँ पे, खिलौने का क्षेत्रफल फटाफट से। तो देखो खिलौने का क्षेत्रफल आएगा, 22 को आधे से गुणा करते हैं, 0.5 का आधा, 22 का आधा कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। यहाँ पे आ गया 11 गुणा 12.5 को 7 से गुणा करते हैं, 7 में जोड़ते हैं 12.5 को, तो कितना आता है, 7 आएगा क्या, 2r, पाई आर कॉमन है, 22/7, 22 गुणा 0.5, अच्छा सही है अभी तक तो 11 को गुणा करते हैं किससे, 12.5 और 7 से, तो कितना आता है, 19.5। कितना आता है, 19.5। अब 19.5 को 11 से गुणा करो, कितना आएगा, 214.5। वेरी गुड, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इस खिलौने का क्षेत्रफल। मैंने कुछ ही नहीं किया, हमने यहाँ पे बस छोटा सा एक दिमाग लगाया कि हमने क्या किया, इस खिलौने की त्रिज्या थी वो दे रखी थी, टोटल ऊंचाई दे रखी थी कितनी, 15.5, तो टोटल ऊंचाई में से मैंने इस त्रिज्या को घटाया, तो खिलौने की ऊंचाई शंकु की आ गई 12.12। अब मैंने क्या किया, सूत्र लगाया, सूत्र में पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर था, सूत्र में मैंने पाई आर ले लिया, एल का मान कितना आया मेरे पास यहाँ पे, एल का मान आया था मेरे पास यहाँ पे 12.5। कितना है, 12.5, सोल्व करके बताया, वो 12.5 मैंने यहाँ पे रखा, तो ये समीकरण में रखने पे तो पाई गुणा आर अंदर रख दिया, 12.5 प्लस 2r, 22/7 पाई का मान, आर का मान 3.5, 12.5 प्लस 2 गुणा 3.5, तो 22 गुणा 0.5 आया, 12.5 प्लस 7, तो 22 गुणा 0.5 होता है 11, और 12.5 प्लस 7 होता है 19.5, दोनों को गुणा कराया, उत्तर आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज की क्लास समझ में आई क्या? आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन किए हैं। ये 3 क्वेश्चन करने में इतना टाइम इसीलिए लगा क्योंकि क्वेश्चंस डिटेल में करने होते हैं और पूरी भाषा के साथ हमने किए हैं। ठीक है, ये रफ काम को अलग से मिटा देना बाद में, और अगर आपने नहीं लिखा पीछे वाला मैंने अगर मिटा दे तो आप पीछे जाके वापस से उसको देख सकते हो। तो एकदम क्लास के रूप में, क्योंकि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आपका वो वीडियो आपको मिल रहा है। तो देखो आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, हो सकता है कहीं पे डाउट रह गया, कोई दिक्कत हो गई हो तो आप कमेंट में जाके डाउट लिख सकते हैं, या हमारी मेल ID studypartner44@gmail.com पे जाके मेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, टाइप कर लेना। ठीक है, आज की क्लास में कोई भी डाउट हो तो लिख देना। अगर क्लास समझ में आई तो जरूर कमेंट कीजिएगा क्लास समझ में आई, और नहीं आए तो आप बताइए क्लास में समझ में नहीं आई या क्या डाउट है वो दीजिएगा। उसका डाउट सेशन हम इस संडे को रखेंगे, हर वीक के उस संडे को डाउट सेशन रखा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा, 3 क्वेश्चन पढ़े 12.1 के। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज के। तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो प्लीज़ लिखिएगा। अगर क्लास समझ में आई तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आता है आप भूल जाते हो लाइक करना या सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब इसलिए करो ताकि हमारे जो कम्युनिटी है बहुत बड़ी बने और जल्दी से जल्दी हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करें। एग्जाम तक आपके साथ रहूंगा, एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहूंगा, और एग्जाम में पूरा आपकी हेल्प करूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम को कैसे देखना होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या आता है, एग्जाम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे साथ बहुत लंबे तक रखना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं नीरज मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।